कई बार हमारे सामने ऐसी खबरें आती हैं जो हमें अंदर से हिलाकर रख देती है। एक छोटा सा झगड़ा और उसका नतीजा एक भयानक त्रासदी। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। किशोर अपराध की जटिल दुनिया, जिसकी जड़ें अक्सर हमारे अपने घरों में ही होती हैं। सोचिए, घर में नए जूते आते हैं, खुशी का माहौल होना चाहिए, है ना? लेकिन यही खुशी एक ऐसी कहानी की दर्दनाक शुरुआत बन गई जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। मामला है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का। एक 16 साल का लड़का और उसका 15 साल का छोटा भाई लक्ष्मण। झगड़ा किस बात पर हुआ? सिर्फ इस पर कि ऑनलाइन आए नए जूते पहले कौन पहनेगा। और इसी झगड़े में बड़े भाई ने कथित तौर पर कैंची से छोटे भाई की जान ले ली। हम सब अपने भाई बहनों से लड़ते हैं, है ना? पर एक मामूली सी बहस इतनी जानलेवा कैसे बन सकती है? यही सवाल हमें इस मुद्दे की तह तक ले जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक पल का गुस्सा था या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? चलिए भाई बहनों के बीच की आम नोक-झोंक और एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति के बीच का फर्क समझते हैं। याद है बचपन, खिलौनों के लिए, टीवी के रिमोट के लिए भाई बहनों से कितनी लड़ाइयां होती थीं। ये सब बड़े होने का एक नॉर्मल हिस्सा है। लेकिन जब यही लड़ाई झगड़ा नफरत में बदल जाए, जब हिंसा होने लगे, तो ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं रह जाता। इसे कहते हैं सिबलिंग राइवलरी डिसऑर्डर, और ये एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। एक 18 साल की लड़की, वो अपने बड़े भाई से बेइंतहा नफरत करती थी। उसे लगता था कि माँ बाप हमेशा भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, उसी का पक्ष लेते हैं। और ये नफरत इतनी बढ़ गई कि वो न सिर्फ भाई से मारपीट करती थी, बल्कि उसे क्लेप्टोमेनिया भी हो गया, यानी चोरी करने की बीमारी। और सबसे अजीब बात क्या थी? घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ स्कूल में वो एकदम नॉर्मल थी। सारी प्रॉब्लम सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर थी। इससे पता चलता है कि जड़ें कितनी गहरी थीं। जब भाई बहनों का ये झगड़ा सबसे खौफनाक मोड़ ले लेता है, तो उसे सिबलिसाइड कहते हैं, यानी अपने ही भाई या बहन की हत्या। और यहाँ एक बहुत अजीब सी बात है। देखिए, परिवारों में सबसे ज्यादा हिंसा भाई बहनों के बीच ही होती है, ये आम है। लेकिन सिबलिसाइड ये पारिवारिक हत्याओं में सबसे रेयर, सबसे दुर्लभ मामलों में से एक है। शायद इसीलिए जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है तो वो समाज को हिला कर रख देता है। ये जो कहानियां हमने देखी, ये दिल दहलाने वाली हैं। पर क्या ये सिर्फ इक्का-दुक्का मामले हैं या ये किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है? इसे समझने के लिए अब हम भारत में किशोर अपराध के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहली नजर में ये आंकड़े देखकर थोड़ी तसल्ली होती है। देखिए, 2017 से 2022 के बीच कानून के शिकंजे में आने वाले किशोरों की कुल संख्या कम हुई है। लगता तो यही है कि हालात सुधर रहे हैं, है ना? लेकिन जरा रुकिए, पूरी कहानी अभी बाकी है। जैसे ही हम थोड़ा और खोदते हैं, एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आती है। हाँ, कुल मामले कम हुए हैं, लेकिन इन मामलों में हिंसक अपराधों का हिस्सा वो रॉकेट की तरह ऊपर गया है। 2016 में ये करीब 32% था और 2022 तक ये बढ़कर लगभग 50% हो गया। मतलब आज की तारीख में किशोरों का किया हर दूसरा अपराध हिंसक होता है। ये बहुत बड़ा और चिंताजनक बदलाव है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे बच्चे ज्यादा हिंसक क्यों हो रहे हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। ये कई चीजों का एक खतरनाक मिक्सचर है, जैसे कि डिजिटल दुनिया, जहां साइबर बुलिंग और हिंसक कंटेंट तक पहुंच बहुत आसान है, परिवारों और समाज से इमोशनल सपोर्ट का न मिलना, गरीबी और बेरोजगारी जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेलती है, और हाँ, नशे की लत में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। तो जब ये युवा पकड़े जाते हैं तो हमारा सिस्टम क्या करता है? कानून इनके साथ कैसा सुलूक करता है? सजा देता है या सुधारने का मौका? आइए इसे समझते हैं। भारत में किशोरों से जुड़े मामलों के लिए एक खास कानून है, किशोर न्याय अधिनियम 2015। और इस कानून का मकसद सजा देना नहीं है। इसका मेन फोकस है पुनर्वास और पुनः एकीकरण, मतलब बच्चों को सुधार कर दोबारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। लेकिन 2015 के कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, खास तौर पे जघन्य अपराधों के लिए। अब अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर हत्या या रेप जैसे किसी बहुत ही संगीन जुर्म में शामिल पाया जाता है, तो उस पर एक वयस्क, एक अडल्ट की तरह मुकदमा चल सकता है। पर यह फैसला ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है।
तो ये फैसला होता कैसे है? देखिए, किशोर न्याय बोर्ड एक तरह की जांच पड़ताल करता है। वो 3 मेन चीजें देखते हैं। पहली, क्या बच्चे की दिमागी और शारीरिक हालत ऐसी थी कि वो ऐसा जुर्म कर सके? दूसरी, क्या उसे अपने किए के नतीजों का अंदाजा था? और तीसरी, किन हालात में ये जुर्म हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब तय करते हैं कि केस जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा या अडल्ट कोर्ट में। इसे एक असली केस से समझते हैं। एक 17 साल का लड़का था जिसे एक गैंग इस्तेमाल कर रहा था। जब बोर्ड ने उसका मूल्यांकन किया तो पाया कि वो तो सिर्फ एक मोहरा था। उसे ये समझ ही नहीं थी कि वो जो कर रहा है वो कितना संगीन है। तो उसकी उम्र 17 साल होने के बावजूद उस पर एक किशोर की तरह ही मुकदमा चलाया गया। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम सिर्फ उम्र नहीं देखता, वो बच्चे की समझ और नीयत को भी परखता है। और यहीं से हम इस पूरे मुद्दे के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हमारा असली मकसद क्या होना चाहिए? इन बच्चों को सजा देना या उन्हें सुधारना? आगे का सबसे सही रास्ता क्या है? ये स्लाइड एक तरह से पूरी तस्वीर को सामने रखती है। एक तरफ हैं चुनौतियां और दूसरी तरफ उनके हल। हमारे सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं? कानून ठीक से लागू नहीं हो पा रहे, समाज इन बच्चों पर एक कलंक लगा देता है, न्याय बोर्ड पर काम का बहुत ज्यादा बोझ है। तो फिर रास्ता क्या है? स्कूलों में सही समय पर मदद पहुंचाना, एनजीओ के साथ मिलकर समुदाय के स्तर पर काम करना और आंकड़ों का सही इस्तेमाल करके बेहतर नीतियां बनाना। आखिर में एक अच्छे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का मकसद सिर्फ एक बच्चे को सुधारना नहीं होता। इसका मकसद है अपराध के उस चक्र को तोड़ना जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। ये जवाबदेही तय करने के बारे में भी है और हम सबके लिए एक सुरक्षित समाज बनाने के बारे में भी। तो आज की इस पूरी चर्चा को हम एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। जब कोई बच्चा कोई हिंसक अपराध करता है तो सुधार की जरूरत असल में किसे होती है? सिर्फ उस बच्चे को, या उसके परिवार को, या फिर उस पूरे सिस्टम और समाज को जिसमें वो बच्चा बड़ा हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।